रेडी। हेलो ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। जैसा कि पायनियर ऑनलाइन क्लासेस में आपका वेलकम है। और जैसा कि आज का टॉपिक है आपका जो है पहला चैप्टर केमिस्ट्री का है। और ये पहला चैप्टर है आपका जो टॉपिक्स है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके बारे में हम जो आज डिटेल्स करेंगे। तो इस टॉपिक्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया। ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया, इसके बारे में हम फोकस डालते हैं। तो हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती है जो कि आप देखते हैं, जैसे कि दूध को, मिल्क को आप अधिक देर तक गर्मी के समय में वेदर में रख देते हैं तो आप क्या होता है कि दूध फट जाता है। उसके बाद दूध जो है हम जामन मिलाते हैं तो लैक्टोबैसिलस की उपस्थिति में वह दही में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स वहाँ केमिकल चेंजिंग हो रहा है। उसके बाद जो है आपको बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है, जैसे लोहा में जंग लगता है तो उसका जो लोहा में जंग लगा वो आपका केमिकल रिएक्शंस है। और मनुष्य में जो है भोजन का पाचन होता है, डाइजेशन की क्रिया होती है, तो ये सब सारा जो है केमिकल रिएक्शंस है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं केमिकल रिएक्शंस जो होता है केमिकल चेंजिंग के थ्रू होता है। इसको डिफाइन इस तरह से हम कर सकते हैं कि जब कोई पदार्थ स्वयं अथवा किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरह से एक्टिविटीज जो है आप दर्शा सकते हैं क्रियाकलाप को। जैसे कि बैरियम क्लोराइड है, तो बैरियम क्लोराइड जो होता है वो नेचर में रंगीन होता है। उसके बाद फिर तनु डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ये भी आपका कलरलेस होता है। और फिर उसके बाद ये फाइनली जो बन जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड, फिर उसके बाद बेरियम सल्फेट, ये श्वेत कलर का जो ये प्राप्त होता है। तो इस तरह से आपका केमिकल चेंजिंग हो रहा है। ये रंगीन कलरलेस है लेकिन यहाँ पे आपका फिर कलर बन गया व्हाइट कलर का। इस तरह से नेक्स्ट आप एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, सेकंड एक्टिविटीज, जैसे कि जस्ता जिंक इसको बोलते हैं। इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट कराई जाती है तो आपको जो है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनता है। इसको हम प्रैक्टिकल करने के लिए हम इसको सोच कर सकते हैं कि जैसे एक कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं इस टाइप का, ये कॉनिकल फ्लास्क है। और इस कॉनिकल फ्लास्क में क्या करेंगे, हम रबर के बैंड से इसको सिचुएटेड करेंगे और नीचे जो है यहाँ पे जिंक का जस्ता का टुकड़ा कुछ ले लेते हैं इसमें कॉनिकल फ्लास्क में। इसको लिख देते हैं यहाँ पे कॉनिकल फ्लास्क। और ये जो है आपको जस्ता है, जिंक है। उसके बाद फिर एक कांच का एक ट्यूब है, पतला ट्यूब, जो इसमें डाल देते हैं। इसको रबर के बैंड से इसको जो है सिचुएटेड कर देते हैं इसको। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें क्या करेंगे, इसमें पोर्स कर देंगे, ऊपर से डाल देंगे इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल। ये ऊपर में जो दर्शाई जा रही है सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये डाइल्यूट फॉर्म में होता है, DIUL डाइल्यूट फॉर्म में। तो इस तरह से ये कांच की नली है, इस तरह से आप लिख सकते हैं कांच की नली। ये कॉर्क है, रबर का बैंड होता है उसको कॉर्क बोलते हैं। इस तरह से ये रिएक्शन होता है यहाँ पर। और ये दोनों के बीच रिएक्शन होने के पश्चात आपका जिंक सल्फेट बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। और हाइड्रोजन गैस जो बनता है इस कांच का जो ट्यूब है ये ऊपर से हाइड्रोजन गैस रिमूव होता है। इसकी जानकारी जो होती है आप माचिस की तीली यहाँ पर ले जा करके इसको कर सकते हैं। माचिस की तीली क्यों ही यहाँ पे ले जाती है तो ये पॉप ध्वनि के साथ जलती है, पॉप ध्वनि के साथ जलती है, पटपट पटपट ध्वनि के साथ, उसको हम लोग पॉप ध्वनि कहते हैं। इस तरह से हाइड्रोजन गैस की जानकारी हो जाती है और यहाँ पे आपका जिंक सल्फेट बन जाता है, ZnSO4 बन जाता है। इस तरह से आप प्रैक्टिकल आप एक्टिविटी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान आप कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है, सब बंद हो रहा है। और ये कांच का जो ये कॉनिकल फ्लास्क है, यहाँ पे गर्म हो जाती है, हीट हो जाती है, रासायनिक अभिक्रिया को शो कर रहा है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या निष्कर्ष निकलता है, तो सबसे पहला अवस्था में चेंजिंग होता है, चेंज इन स्टेट। अवस्था में चेंजिंग कैसे हो रहा है कि आप देख पा रहे हैं अवस्था में चेंजिंग हो रही है, जिंक सल्फेट है, फिर उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये दोनों से जो है एक लिक्विड है, ये सॉलिड है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति हो रही है। अवस्था में चेंजिंग हो रहा है, बिल्कुल। रंग में परिवर्तन हो रहा है, रंग में परिवर्तन देख सकते हैं, रंगहीन था बेरियम क्लोराइड, यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल भी रंगहीन था लेकिन यहाँ व्हाइट बेरियम सल्फेट प्राप्त हो रहा है। ये रंग में भी चेंजिंग होता है। अवक्षेप का बनना, अवक्षेप भी बनता है, तो उस तरह से अवक्षेप आप बना सकते हैं। अवक्षेप बनाने के लिए आप इसको इस तरह से जो ये अवक्षेप PPT इसको बोल सकते हैं आप, ये सफेद कलर का होता है, दही जैसा ये अवक्षेप प्राप्त होता है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप भी बन रहा है। गैस का निकलना,
एवोल्यूशन ऑफ गैस। आप देख पा रहे थे इस तरह से जो एक्टिविटीज हमने किया, इसमें जो है आपको गैस की भी उत्पत्ति हो रही है, हाइड्रोजन गैस। और उसके बाद फिर नेक्स्ट ताप में परिवर्तन। ये जो रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के दौरान ये प्रैक्टिकली जो होती है, ये जो आपका जो कॉनिकल फ्लास्क है, ये कॉनिकल फ्लास्क हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो इस तरह से आपको ये ताप में भी परिवर्तन हो रहा है। इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया में हम निष्कर्ष के तौर पे इस तरह से हम ये 5 पॉइंट्स को देख पाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम चर्चा करेंगे कि रासायनिक समीकरण के बारे में। ये रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। तो केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, रासायनिक में बी नंबर हम चर्चा करते हैं रासायनिक समीकरण। ये रासायनिक समीकरण जो है केमिकल इक्वेशंस, ये केमिकल इक्वेशंस क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया को आपने जो यहाँ पे देखा, रासायनिक अभिक्रिया जो हुई है, इस रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र और संकेत के माध्यम से जब हम सूत्र संकेत के माध्यम से जब उसको रिप्रेजेंट करेंगे, जब हम व्यक्त करेंगे, तो इस व्यक्त करने का जो विधि है उसको हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे बोला गया कि जैसे ये शब्द समीकरण है, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये ऊपर में जो था ये शब्द समीकरण है, ये ऊपर में शब्द समीकरण। इस शब्द समीकरण को हम रिप्रेजेंट करेंगे सूत्र और जो है संकेत के माध्यम से। कैसे, जैसे देख लिए जिंक है, जस्ता है, जिसको Zn लिख सकते हैं। फिर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो इसका सूत्र होता है H2SO4। फिर जिंक सल्फेट ZnSO4। फिर उसके बाद जो हाइड्रोजन गैस, इसको हम लोग H2 के द्वारा इसको प्रेजेंट करते हैं। तो ये जो आपका लिखा गया, इसको हम लोग केमिकल इक्वेशंस कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। और रासायनिक समीकरण जो होती है तो रासायनिक अभिक्रिया को ही दर्शाती है। लेकिन रासायनिक समीकरण का क्या एडवांटेज है, उसका क्या लाभ है, इसका क्या महत्व है कि रासायनिक समीकरण से ये महत्व होता है कि इसमें कागज पर लिखने पर कम स्थान की जरूरत होती है, कम जगह में हम उसको लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है ये रासायनिक समीकरण जो होती है पूरे संपूर्ण वर्ल्ड में एक ही तरह का सूत्र और संकेत का जो है प्रयोग होता है। इसी कारण से इसको सुविधा होती है। और कोई भी रासायनिक समीकरण है उसमें क्या क्या जानकारियां रखनी पड़ती है, क्या क्या उसमें बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहले जो रासायनिक समीकरण लिखते हैं हम लोग, एक हो गया लेफ्ट हैंड साइड, एक हो गया राइट हैंड साइड। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको क्या बोलते हैं, ये दो टॉपिक आपका था, अभिकारक और प्रतिफल। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग इसको अभिकारक बोलते हैं, ये अभिकारक हो गया, या इसको दूसरा नाम इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रतिकारक के नाम से भी जाना जाता है। इसको इंग्लिश में हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बना यहाँ पे राइट हैंड साइड, इसको हम लोग प्रतिफल बोलते हैं, प्रतिफल, या इसको हम लोग बोलेंगे उत्पाद, और इसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं प्रोडक्ट बोल सकते हैं। इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है, पार्टिसिपेट्स होता है, तो उस तरह के पदार्थ को हम लोग रिएक्टेंट कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। और रासायनिक अभिक्रिया में जो बनता है उसको हम लोग प्रोडक्ट कहेंगे, इसको हम प्रतिफल कहेंगे, जो फाइनली हमको प्राप्त हुआ। तो इस तरह से अभिकारक और प्रतिफल को आप डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद है कि रासायनिक समीकरण में किन किन बातों को ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले यदि दो या दो से अधिक रासायनिक समीकरण में यदि सूत्र और संकेत है, अनुसूत्र है, तो उसके बीच में आप प्लस का साइन इस्तेमाल करेंगे। अभिकारक में भी उसी तरह से, प्रतिफल में उसी तरह से, प्रोडक्ट में भी यदि दो या दो से अधिक पदार्थ है उनके बीच जो है प्लस साइन का इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो अभिकारक और प्रतिफल को दोनों को सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए आपको तीर का चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से तीर का चिन्ह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह से ये सेपरेट हो जाती है। और कोई भी जैसे गैस की उत्पत्ति होती है, तो गैस की उत्पत्ति के लिए आप इस तरह से आप तीर का एरो ऊपर दे सकते हैं। ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि हाइड्रोजन जो होती है वो गैस है, वो ऊपर की और टेंडेंसी होती है गैस का। और जो रासायनिक अभिक्रिया में यदि तीर का चिन्ह नीचे होता है तो इसका मतलब हुआ ये अवक्षेप हुआ, ये अवक्षेप इस तरह से आप जो है लिख सकते हैं। अवक्षेप मतलब होता है भारी पदार्थ, इसलिए तीर का साइन जो होता है नीचे की तरफ होता है, तो वो नीचे की टेंडेंसी होती है उसकी बैठने की। इस तरह से रासायनिक समीकरण को आप जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं रासायनिक समीकरण जो है कितने प्रकार के होते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण, फिर असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं, ध्यान दीजिए। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में बैलेंस केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि ऐसी रासायनिक समीकरण, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक में उपस्थित परमाणुओं की जो संख्या होती है, कुल परमाणुओं की संख्या,
प्रतिफल में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है तो उसको हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यदि वो बैलेंस नहीं है, यदि वो अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और प्रतिफल में परमाणुओं की संख्या एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो उसको हम लोग बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। इजी वे में आप समझ सकते हैं, या इसका दूसरा नाम होता है कंकाली रासायनिक समीकरण, जैसा कि आपका लिखा हुआ बोर्ड पर, आपको सुविधा होगी। तो इसको हम लोग एस्केलेटल केमिकल इक्वेशंस कहते हैं, एस्केलेटल केमिकल इक्वेशंस। तो इस तरह से आप जो है ये जो होता है, इस तरह से आप देख पा रहे हैं ये संतुलित है या असंतुलित है, इसको हम लोग चेक आउट करेंगे। चलिए हम चेक आउट करते हैं। तो Zn यहाँ पे जस्ता 1 है, यहाँ पे जस्ता आपका 1 है। उसके बाद आपका हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, कंप्लीट बराबर है। उसके बाद चेक करें सल्फर 1 है, सल्फर 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है। इसका मतलब है कि ये बैलेंस है, परमाणुओं की संख्या बराबर है, इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं कौन सा, संतुलित रासायनिक समीकरण। ये जो है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण है, बिल्कुल बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। और जो बैलेंस नहीं होगा तो वो असंतुलित कहलाता है। जैसे हम बैलेंस किस तरह से करते हैं, चलिए हम जानते हैं उसके बारे में, जो है किस तरह से बैलेंस कैसे करते हैं हम लोग, ध्यान लीजिए। बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंस करना, संतुलित समीकरण को संतुलित करना, समीकरण को संतुलित करना। किस तरह से समीकरण को संतुलित कर सकते हैं, जैसे कोई भी रिएक्शन है, जैसे C+O2 इस तरह से लिखा हुआ रहेगा CO2। अब देखेंगे क्या C यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो रिएक्टेंट में कार्बन 1 है, कार्बन यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों में परमाणुओं की संख्या सेम है, इसलिए हम लोग यहाँ लिख देंगे ऑलरेडी इट इज ऑलरेडी बैलेंस। ये चूंकि पहले से संतुलित है इसलिए इसको लिख देंगे इट इज ऑलरेडी बैलेंस, ये संतुलित है। बट जो है कोई रिएक्शन जैसे है जो संतुलित नहीं है उसको कैसे रिएक्शन करेंगे, बैलेंस करेंगे। जैसे Mg है प्लस O2, इसको कैसे संतुलित करेंगे, MgO। इसको संतुलित करने का, कोई भी रिएक्शंस को संतुलित करने का जो है 2 मेथड्स होता है। पहला मेथड्स होता है संतुलित करने का हीट एंड ट्रायल रूल, और दूसरा मेथड होता है अल्जेब्रिक मेथड। ओके, बीजगणितीय विधि, और पहला हीट एंड ट्रायल रूल। हीट एंड ट्रायल रूल में आप जो है इसको अंदाज से बना सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, ये रिएक्शन जो है मैग्नीशियम Mg+O2 MgO, इसको लिखेंगे हम लोग Mg+O2 MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ देखेंगे मैग्नीशियम कितना है, यहाँ पर 1 है, मैग्नीशियम 1 है, सेम है। तो जो है बैलेंस है। नेक्स्ट एलिमेंट्स पर चर्चा करेंगे ऑक्सीजन के परमाणु पर। ये ऑक्सीजन का परमाणु यहाँ 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन का परमाणु 1 है। तो क्या करेंगे, इसमें यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, तो क्या करेंगे आप, बैलेंस करने में हमेशा आगे में दिया जाता है, यहाँ भी 2 दे देंगे। यहाँ चूंकि 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 देंगे। क्योंकि यहाँ बैलेंस जब भी किया जाता है, इस तरह से आपको ध्यान रखनी है कि बैलेंस जब भी किया जाता है तो उस दौरान आपको जो है बीच में या पीछे बैलेंस करने के दौरान कुछ भी परमाणु की संख्या को दर्शाना नहीं है, इससे आपका कंपाउंड ही गलत हो सकता है। इसलिए जब भी आप बैलेंस करें आपको यह ध्यान रखना है कि बैलेंस करने के दौरान आपका जो होता है, जो भी दर्शाना है उसको आगे में फ्रंट में दर्शाना है। 2 यहाँ पे दे दिए, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, ये कॉमन हो गया दोनों में। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के बैलेंस करने के दौरान यहाँ पे मैग्नीशियम भी 2 हो गया, यहाँ मैग्नीशियम 1 था, इसलिए यहाँ पे भी क्या कर देंगे, 2 दे देंगे। तो इस तरह से आपका संतुलित हो गया। फिर चेकआउट भी कर लेना मेरा सही है कि गलत है। तो मैग्नीशियम देख लिए, यहाँ 2 है, यहाँ पर मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है, रिएक्टेंट्स में प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 1 है, लेकिन कॉमन दिया हुआ यहाँ भी 2 है। इसका मतलब ये संतुलित हो चुका है पूरी तरीके से। अब है क्या, अलजेब्रिक मेथड्स में कैसे करते हैं इसको। अलजेब्रिक मेथड्स में बैलेंस करने के लिए हम लोग करते हैं, जैसे Mg+O2 है या MgO हो गया, इस तरह से इसको हम लोग अलजेब्रिक मेथड्स में बैलेंस करने के लिए हम लोग अज्ञात राशि मान लेते हैं, और सभी जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट है उसको हम लोग जो है अज्ञात राशि से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए अज्ञात राशि मान ली है, तो हम लोग अज्ञात राशि मान लेते हैं हम लोग ABCD, इस तरह से ABCD कुछ भी दर्शा सकते हैं, जितना
ABCD, उसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए मैग्नीशियम है प्लस O2 है डैश है, उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो मल्टीप्लाई कर दिए इसको A से, इसको B से, इसको C से, इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिए अज्ञात राशि से। तो चलिए क्या करेंगे, आप जो है इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लिए इसको। अब सेकंड में क्या करेंगे, जो है इसको जो है ABC इस तरह से, मैग्नीशियम में क्या लिखा गया है, मैग्नीशियम में लिखा गया है इस तरह से A, मैग्नीशियम में A लिखा गया। उसके बाद ऑक्सीजन जो है आपका, जो मैग्नीशियम A बराबर क्या है, C है, क्योंकि यहाँ मैग्नीशियम जो है एक है, यहाँ पे मैग्नीशियम एक है, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, C। उसी तरह से ऑक्सीजन लिखे, ऑक्सीजन डैश देंगे, ऑक्सीजन यहाँ पर है B, यहाँ पर 2 है, तो क्या हो जाएगा 2B बराबर 2B बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन में कितना लगा हुआ है, C लगा हुआ है, इसलिए 2B बराबर क्या हो जाएगा, C। डायरेक्टेड अलोंग ऑक्सीजन डायरेक्टेड अलोंग 2B इक्वल टू C और मैग्नीशियम डायरेक्टेड अलोंग A इक्वल टू C। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे, इसको इक्वेशन थर्ड मानेंगे। अब क्या करेंगे, चलिए नेक्स्ट जो है चरण क्या करते हैं हम लोग, जो है इसको नेक्स्ट चरण के दौरान क्या करते हैं कि मैग्नीशियम, अब चलते हैं A अनुपात B अनुपात C निकालते हैं, ठीक है, रेशियो निकालते हैं। तो चलिए पहले यहाँ पे समीकरण हट से लिख सकते हैं कि तीसरा से 2B इक्वल टू C, इसलिए जो है B इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसलिए इसको लिख सकते हैं 2B इक्वल टू C, इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, जो है B इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, C बटे 2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन हम 4 मान लेंगे। चलिए अब उसके बाद A रेशियो B रेशियो C, इस तरह से आप निकाल सकते हैं A रेशियो B रेशियो C, क्या हो गया, A का क्या रेशियो है, C, उसी तरह से B का क्या है, B बराबर क्या है, C बटे 2 अनुपात, फिर उसके बाद C का रेशियो क्या है, C का रेशियो C है, ठीक है, C के बदले C है। तो चलिए उसके बाद देखेंगे A अनुपात B अनुपात C इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं ये 1 अनुपात ये C 1/2 अनुपात 1, इसको लिख सकते हैं, क्योंकि C कॉमन है तीनों में, तो इसको लिख सकते हैं 1, C को फिर 1/2, फिर यहाँ पे C 1। तो ये एलसीएम यदि निकालेंगे, ये एलसीएम यदि निकाला जाएगा तो 1 एलसीएम 1 to 1 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, 1 to 1 का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम 1 to 1 का एलसीएम क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। तब क्या करेंगे, जो एलसीएम निकलेगा वो एलसीएम से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 2, इसको 2 से करेंगे 2/2 अनुपात 2 गुना 1 2, तो क्या हो गया 2 2 कट गया, इसका टू क्या निकला 2 अनुपात 1 अनुपात 2। इसका मतलब है A का रेफरेंस क्या हो गया 2, B का क्या हो गया 1, C का रेफरेंस क्या हो गया 2। इसका मतलब है गुना करेंगे A में A का सबका मान पुट करेंगे, यहाँ पर A का मान 2, B का मान 1, फिर C का मान 2, तब मान पुट करिए यहाँ पे। फाइनल मेरा जो बैलेंस था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन O2, फिर का चिन्ह साइन देंगे MgO, A के जगह पे क्या पुट करेंगे 2, ऑक्सीजन के जगह पे 1, यहाँ पर C के जगह पर फिर 2। इस तरह से यहाँ 1 लिखा नहीं जाता है, 1 को शो नहीं किया जाता है, तो 1 यदि लिखते भी नहीं भी लिखते हैं तो ये छिपा हुआ रहता है। चलिए आप बैलेंस चेक कर लेंगे, यह बैलेंस मेरा हुआ कि नहीं। चलिए आप चेक कर लीजिए, मैग्नीशियम 2 हो गया, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन 2, मैग्नीशियम 2, यहाँ पे मैग्नीशियम आपका 2 है, उस तरह से ऑक्सीजन यहाँ पे 2, ऑक्सीजन यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पे 2, इसका मतलब बैलेंस हो गया। इस तरह से आप 2 मेथड के द्वारा आप बैलेंस कर सकते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड और अलजेब्रिक मेथड। थोड़ा सा टाइमिंग लगता है, तो आपको हमको लग रहा है कि आप जो हीट एंड ट्रायल मेथड्स के द्वारा आप इजी वे में बना सकते हैं और बहुत अच्छा तरीका है। हीट एंड ट्रायल मेथड का एक और तरीका मैं बता रहा हूँ कि जैसे एक तरीका और बता रहा हूँ, इस तरह से आप समझ सकते हैं थोड़ा सा कि जैसे कोई रिएक्ट जैसे अलग टाइप का देते हैं क्वेश्चन, जैसे है Al प्लस O2 Al2O3, इस टाइप का रहेगा। तो किस तरह से करना है आपको,
इसमें देखना है कि आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से इजी वे में हो सकता है। कैसे हो सकता है कि जिस तरह से देखेंगे आप बैलेंस करने के दौरान देखेंगे इधर 2 टर्म है, इधर एक सिंगल टर्म है, तो कोशिश करेंगे हम क्या कि जिधर सिंगल टर्म है तो उधर से ही आपको जो है बैलेंस करके आए, तो वो ज़्यादा आसान होगा। इसमें देखेंगे विषम संख्या कौन सा, ये L2 और 3 है, तो देखेंगे क्या ओड नंबर कौन है, ओड नंबर 3 है, तो विषम संख्या को सबसे पहले कोशिश करना है उसको सम करने का। सम करने का नियम क्या है विषम संख्या को, ये 3 जो लगा हुआ है इसमें सम करने का नियम है आगे 2 लगा देंगे, और कोई भी ओड नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो है इवन नंबर आ जाएगा। तो यहाँ ऑक्सीजन आपका 3 है, यहाँ पर 2 है, तो 3 2 जा 6 हो गया, और यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर 2 लगा हुआ है, यहाँ पर 6 करने के लिए आगे में यहाँ पर 3 लगा देंगे, तो ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस हो गया। अब चलते हैं हम क्या कि एल्यूमिनियम के बारे में चर्चा करते हैं। एल्यूमिनियम 2 था और यहाँ पे बाद में 2 लगा ऑक्सीजन को बैलेंस करने के दौरान, तो यहाँ पर 2 जा हो गया 4, और यहाँ पे एल्यूमिनियम में कुछ नहीं लगा हुआ है, आगे में यहाँ 4 लगा देंगे। अब मेरा ये बैलेंस हो गया। चलिए फिर से अब चेकआउट करते हैं कि मेरा सही है कि नहीं। एल्यूमिनियम यहाँ पे 4 हो गया, फिर यहाँ पे देखेंगे एल्यूमिनियम 4 है, 2 दूना 4, और ऑक्सीजन 3 दूना 6 है, ऑक्सीजन 3 दूना 6। इस तरह से आप बैलेंस चेकआउट कर सकते हैं। ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। इस तरह से कंकाली रासायनिक समीकरण जो है उसको आप संतुलित रासायनिक समीकरण में इस तरह से प्रोसेस कर सकते हैं। तो हमको लग रहा है कि आप अलजेब्रिक मेथड से ज़्यादा अच्छा से इजी वे में आप जो है कम समय में हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करके आप इजी वे में कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट जो है हम कुछ होमवर्क देते हैं। इस तरह से जो रिएक्शंस आप पढ़ें बुक से स्टडी करना है, फिर इसके बारे में स्टडी करेंगे रासायनिक समीकरण, उसके बाद विकारक प्रतिफल, रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या निष्कर्ष निकलता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, और कुछ मैं SW दे रहा हूँ उसको आप जो है बनाएंगे घर पर। तो इस तरह से SW हम दे देते हैं कुछ, चलिए यहाँ पे SW यहीं पे देते हैं। तो इस तरह से SW जो है इस तरह से आप बनाएंगे। तो सबसे पहला देते हैं, चलिए SW Zn प्लस O2 ZnO 2 नंबर, Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2। तीसरा देते हैं N2 प्लस H2 NH3 अमोनिया 4 Na प्लस O2 Na2O 5। इस तरह से Na प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2। इस तरह से आप ये SW है, आप ये 5 आपको इक्वेशंस दिया गया केमिकल इक्वेशंस, आप ये 5 केमिकल इक्वेशंस ये आप बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आपको जहाँ प्रॉब्लम आएगी वहाँ कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करेंगे, और मुझे लग रहा है कि आप जो है भली भांति 100% आप समझ गए हैं जो भी टॉपिक्स आज से डिटेल्स किया गया मेरे द्वारा। आपको यदि अच्छा लगा तो आप जो है YouTube पर जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक बटन दबा देंगे, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट क्लासेस में इसके आगे हम चर्चा करेंगे। थैंक्स।